साउंड टेक 7 एक्शन। गरिमा जी, ये चुनाव 10 साल बनाम 100 साल है। आज मैं पूरे आत्मविश्वास से ये बात कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अंग्रेजों के ज़माने के प्रधानमंत्री से भी कम स्तर पर काम करने वाले प्रधानमंत्री। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 1922 से हम एनुअल टैक्स टेबुलेशन कर रहे हैं। बरतानिया हुकूमत, अंग्रेजी सरकार करती थी, और अभी इनइक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है कि 1930 से लेकर 47 के बीच ये परिस्थितियां बनी थी कि हिंदुस्तान की एनुअल इनकम का 20% हिस्सा 1% लोगों के पास गया था। आज जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 22% हिस्सा, मतलब अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति 100 साल पीछे हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऐसा 70 के दशक के बाद पहली बार, इन्हें 50 साल बाद हुआ कि लोगों ने, खासकर ग्रामीण भारत ने, अपने खाने की आदत बदल दी, अपने कंजम्पशन पर, अपने खान पान पर कम खर्च करने लगे। 45 साल बाद ऐसा हुआ कि बेरोजगारी भीषणतम स्तर पर पहुंच गई। 70 साल बाद ऐसा हुआ कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई। आप कल्पना कीजिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री आजादी के बाद कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया होगा जब उनसे पूछा 4-5 पत्रकारों ने कि असमानता बढ़ रही है, तो मेरे देश के मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्या सबको गरीब कर दूं? नहीं प्रधानमंत्री जी, हमने प्रजातंत्र स्थापित इसलिए किया है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आर्थिक न्याय हम दे सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपको कहना चाहिए था कि हर संभव कोशिश की जाएगी कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के पास वो साधन पहुंचे। और वो रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर कुछ लोगों के पास अधिक धन पहुंचता है तो वो किसी देश की ग्रोथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। आप देखिए, आज मैं देख रहा था, मैं साधुवाद देता हूं मनमोहन सिंह जी को कि सैद्धांतिक और बुनियादी विषयों पर देश की चिंता की। मेरे देश के आज के प्रधानमंत्री की चिंता देखिए। भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, मटन, मंगलसूत्र, मछली, अब रविवार तक आ गए प्रधानमंत्री जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आप जा रहे हैं आज तो झोला साथ लेकर जाइए जिसका जिक्र आपने किया था। जिस झोले में आपने भीषणतम बेरोजगारी, महंगाई की आग, भ्रष्टाचारी अपार सब जो भर रखे हैं ना, आप प्रधानमंत्री का वक्तव्य देखिए कि पहले के समय में भ्रष्टाचारियों को दूर रखा जाता था। ऐसा लगा हमारी सरकार के समय की बात कर रहे हैं, और बोले अब कंधे पर लेकर घूमते हैं। जैसे ये शब्द कहे, पूरे देश के सोशल मीडिया में एक क्रांति सी आ गई। अजीत पवार के, प्रफुल्ल पटेल के, हसन मुंशीफ के, सबके फोटो लगाकर लोगों ने बात। बताता हूं, 14 करोड़ लोगों को, काम चाहने वालों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार दिया कांग्रेस पार्टी ने। 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, जिसको आते ही मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। 86 करोड़ लोगों को भोजन के अधिकार का कानून बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो खिलाफ उसके चिट्ठी लिखी। सुषमा जी की स्पीच देखिएगा कि पैसे कहां से लाएंगे। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार हमने दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार संपन्न भारत बनाया। और आपने हैंडफुल ऑफ पीपल, आप बताइए क्यों बड़ा आंदोलन नहीं हुआ उस समय इस बात का कि समर्थन मूल्य का कानून चाहिए। स्वामीनाथन की 201 सिफारिशों में से हमने 175 इंप्लीमेंट करती थी। आंदोलन इसलिए नहीं हुआ। आंदोलन क्यों हो रहे हैं आज? क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर से अधिक इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं बहुत बड़ा खुलासा करता हूं, पहले भी आपके चैनल पर किया, लेकिन आज तक कहीं स्टोरी पब्लिश नहीं हुई है उस बात की। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर की में रिप्लाई फाइल किया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कि 7 साल से मोदी जी को, मतलब नरेंद्र तोमर 7 साल से नरेंद्र मोदी को कह रहे थे कि जीएसटी आप एग्रीकल्चर के जो इनपुट है उन पर से हटा दीजिए, और यह कहा कि मोदी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। ये कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। जो राहुल गांधी हर सभा में कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम सारा जीएसटी जो एग्रीकल्चर का इनपुट है कृषि यंत्रों पर से हम हटा देंगे, हमने खाद पर से, कीटनाशक पर, सब पे से हटा देंगे। जो कॉस्ट बढ़ गई इसलिए ये आंदोलन हो गया। तो 27 रुपए आमदनी की सावरी आप देखिए,
खुद सीएसीपी कह रहा है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं आमदनी दोगुनी कर दूंगा। हम नहीं कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री के मंत्रालय ये बात कह रहे हैं। खैर वो तो नहीं हो पाई अब क्यों हिला डाला ना। गरिमा जी देखिए, गरिमा जी देखिए इस बात को, ये तो उसमें कहा जो सच है वो सामने है, लेकिन शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। हमारे समय अभी मोदी सरकार ने नियोजित रूप से किया कि जब फसलें उत्पादित होती है तो एक तो एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं, दूसरी सरकार ने जो फसलें खरीदी है, प्रिक्योरमेंट किया है, वो बाजार में उतार देते हैं, प्राइसेस क्रैश करते हैं। ये गंभीर आरोप सीएसीपी ने लगाया मोदी सरकार पर। आप रबी की 2021 की रिपोर्ट पढ़िए सीएसीपी की, उसमें ये साफ उल्लेख किया है। तो दो तरीके से कमर तोड़ी, उसके बाद इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। कतई नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और पहली बात, मुझे इस बात का दुख है, आपके श्रोताओं को मालूम होना चाहिए और कांग्रेस को भी सुनना चाहिए इस बात को कि इस चिट्ठी को आज क्यों जारी किया गया, इसको 1.5 साल पहले क्यों नहीं जारी किया गया है। तो 12 बजे आज जारी किया गया है और इसमें पुख्ता आंकड़ों के संग आपने जिस तरीके से बताया, उन पुख्ता आंकड़ों के बारे में मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं। तो जिसमें, क्योंकि मुझे आपसे भी आज गिला शिकवा करना है, क्योंकि आपने कुछ चीजें बहुत ठीक से नहीं बताई। पहली चीज देखिए, ऐसा है कि जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी जिस तरीके से 2004 और 14 में बढ़ी, उसकी वजह, उसके बनिस्पत, उसकी तुलना में भाजपा ने कहीं कम बढ़ाई, पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट का आपने सवाल उठाया। एम्प्लॉयमेंट में 2004 और 14 के बीच में 75 लाख गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था, जो गिर करके कोविड से पहले ही 29 लाख प्रतिवर्ष हो गया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ नया रोजगार हर साल पैदा करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। मगर असलियत तो ये है कि आज भी हमें जरूरत है कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार की, मगर आप पैदा कर रहे हैं केवल 29 से 30 लाख। और उसके ऊपर हमको बताया गया कि इन्फ्लेशन बड़ा तेज था तब, और इन्फ्लेशन हमने कितना कम कर दिया। अरे आपको ये कोई नहीं, एक सेकंड मुझे मुद्रा लोन से लेकर स्टार्टअप योजना, अरे मैं बताता हूं ना, एक सेकंड। मुद्रा लोन कितना मिलता है आपको मालूम है? आपके श्रोताओं को मालूम होना चाहिए। 29,000 रुपए एक आदमी को मिलता है, और वो मतलब पकौड़ा बना सकता है 29,000 में, और कुछ नहीं कर सकता। माफ करिएगा, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। रियल वेजेस, इन्फ्लेशन ज्यादा होने के बावजूद 14 तक रियल वेजेस कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। रियल वेजेस निरंतर पिछले 10 साल में स्थिर रही हैं, कांस्टेंट रही हैं, बढ़ी कतई नहीं है। इन्होंने इन्फ्लेशन जरूर गिरा दिया। भाई अगर ये रोजगार नहीं पैदा करेंगे तो कैसे आप उम्मीद करती हैं कि रोजगार दर बढ़ेगी, वेतन बढ़ेगा? हो ही नहीं सकता। और ये उस स्थिति में है जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मूल्य था तेल का, वो तब $110 से ऊपर था, और वो 45 से 80 के बीच में रहा है पिछले 10 साल से। उसके बावजूद ये महंगाई नहीं कर अभी 82 है। तो यानी कि रोजगार जो है प्रोफेसर संतोष, ये फिर जो वादा कह लीजिए, पॉलिटिकल वादा कह लीजिए, चुनावी वादों में चलता है रोजगार, ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल आप ये बात लागू होती है मोदी सरकार के लिए। हाँ। ये बात मनमोहन सिंह सरकार के लिए नहीं लागू होती है। और 2-3 बात तेजी से आंकड़े आपको बता देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ रेट, जो विकास दर थी 4 और 14 के बीच में 7.8% थी सालाना, वो क्या हो गई है 5.8% पिछले 10 साल में। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि अगर जो रेट थी 7.8, तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आज तक हो चुके होते हैं। जो भाजपा कह रही है कि हम 5 साल बाद बनेंगे, हम हो चुके होते तीसरी बड़ी। तो मतलब मुझे ये न जताया जाए। ओके, आखिरी बात सुन लीजिए। नहीं, बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं कि
आगे चलते हुए भी IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD, ये सारे अंतरराष्ट्रीय संस्था ये कह रहे हैं कि आगे चलते हुए हम ग्रोथ रेट, विकास दर 8 के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। अगले 5-6 साल में केवल 6.5% ये लोग कह रहे हैं। हाँ, ये अंतर क्यों है? इसी तरह के पूर्वानुमान है प्रोफेसर संतोष, आप ठीक कह रहे हैं। जो प्रेडिक्शंस हैं वो इसी तरह की हैं कि तकरीबन 6.1 से 6.3 के बीच ग्रोथ रेट रहेगी। क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए गरिमा जी, हमने पहले भी जब 10 लाख नौकरी के वादा किए थे तो रोड मैप बताए थे, और उस पर चल के हम लोगों ने लगभग 5 लाख नौकरी दी और 3 लाख नौकरी देने का जो रास्ता है वो तय किया। और इस बार भी जो कह रहे हैं कि उसमें 30 लाख जो नौकरी है वो रिक्तियों के आधार पे है, और बाकी नौकरियां भी जो है वो रेशियो और अनुपात के आधार पे है। और उसको देने का कार्यक्रम या रोड मैप हमने कहा है कि 15 अगस्त से ही शुरू करेंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस बात की जो बात करते हैं वो आंकड़ों के आधार पे और एक रोड मैप के आधार पे करते हैं, और हमने करके दिखाया है। जो मोदी सरकार है, वो जो मोदी सरकार है या भाजपा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जब 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो पूरा देश जानता है कि उन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने, पूरा देश जानता है कि उन्होंने नौकरी खत्म कर दिया। सही पकड़े हैं। जहां पर सरकारी उद्यम जो फायदे में थे, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो लगभग 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ, वैसे यूनिटरी इकाई को इन्होंने बेच कर दिखाया, और ये भी सही बात है। लेकिन डॉक्टर नवल, इकोनॉमी, फ्रेजाइल इकोनॉमी से स्ट्रांग इकोनॉमी बनी, उसकी तारीफ नहीं करेंगे आप? कभी प्रशंसा नहीं करेंगे उस बात की कि हाँ वो देश की अचीवमेंट है, वो सरकार की अचीवमेंट है? बिल्कुल हम तारीफ करेंगे। जैसे जफर भाई अभी कह रहे थे, 20 मिनट तक जो आपने बात कही वो एक आंकड़ों के आधार पर बात कही, वो बिना आंकड़ों के आधार से पूरे देश में मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में झूठ बोलते हैं और बोलते रहते हैं, और भाषण और राशन के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला, तो दूसरा झूठ बोल देते हैं। आपने देखा होगा, आपने सही बात कहा, शुरुआत किया मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह को पूरा विश्व जानता है कि अर्थशास्त्री है, और मोदी जी को उसी प्रकार पूरा विश्व जानता है कि अनर्थशास्त्री है। गरिमा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी जफर साहब ने बात की और आपने भी बात की कि इंडियन इकॉनमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो की है। देखिए, इसमें संतोष मेहरोत्रा जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं गरिमा जी, और जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने इंडियन इकॉनमी को एक शेप दिया, तो अगर 2014 में गरिमा जी प्रधानमंत्री होती तब भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यही होती जो आज की तारीख में है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई। दूसरी बात, अभी आपने एक शेर पढ़ा था गरिमा जी अपनी शुरुआती उसमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा था। जी जी जी। तो मैं भी, एक साहिर लुधियानवी का एक शेर है जो आज की तारीख में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके ऊपर कि अमीर शहर के अरमा अभी कहां निकले, गरीब शहर के तन पर अभी लिबास बाकी है। देखिए, डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा ने गरिमा जी बहुत अच्छी चीज कही, रियल वेजेस की उन्होंने बात की। 2004 से 2014 के बीच में जो खेतिहर मजदूर था, उसमें जो रियल वेजेस बढ़े थे खेतिहर मजदूरों के, वो 6.8% के हिसाब से बढ़े थे, और 2016-17 में ये फ्लैट रहे, 2020-21 में कम हो गए, और जब से विश्व गुरु जी आए हैं तब से ये 1.3% से रियल वेजेस खेतिहर मजदूरों के कम हो गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है। अगर आप निर्माण मजदूर की बात करिए तो उनके साथ भी यही हुआ, और गैर खेतिहर मजदूर के साथ भी ऑलमोस्ट यही है। अब गरिमा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी एक वर्ल्ड बैंक ने एक भारत को चेतावनी दी है कि इंडिया इज रिस्किंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। जफर भाई अभी बात कर रहे थे तमाम रिपोर्ट्स की, उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज की बात की। मैं तो प्रकला प्रभाकर जी की बात करूंगा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पति हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब प्रकला प्रभाकर जी इस सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, वो बोलते हैं इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया, सेज प्रकला प्रभाकर। तो जब प्रकला प्रभाकर नहीं कन्विंस्ड हैं, तो हमारे और आपके कन्विंस्ड होने का क्या मतलब है? लेकिन ये मुद्दे
देखिए गरिमा जी, हम ये मुद्दे लेकर के चुनाव में जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि जब हम बोलते हैं कि एसबीआई का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भी आया था 1-1.5 महीना पहले, वो कह रहा था कि करीब 70% लोगों की इनकम जो है या तो स्टैग्नेंट है पिछले 1 साल में या गिर गई, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। हम कहते थे कि जब इंप्लॉयमेंट गिर रहा है और इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे ये आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।